हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट 14 एंड 15 दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें इस समय हम लोग एसएसटी पीवाईक्यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारे सामने आज ये क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर के जो 60 क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पहले पार्ट आपका सीडीपी का होता है और इसके बाद आगे हमको मिलता है यहाँ से एसएसटी का पोर्शन। ठीक है, तो इसमें जो 60 क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम लोग विधिवत तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। विधिवत तरीके से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों आपके सामने, इंग्लिश हिंदी। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास है। एथेनियन लोकतंत्र, एथेनियन लोकतंत्र क्या है? इसके निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ठीक है, नहीं पूछ रहा है। एथेनियन लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो ये प्राचीन ग्रीक यानी कि यूनान में मौजूद था। सर कहाँ था मौजूद? ये यूनान में मौजूद था। ठीक है, और ये जो लोकतंत्र था इसमें क्या था कि सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के जो डिसीजंस हैं उनके लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। लेकिन 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यह इसकी विशेषता नहीं थी। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि एथेनियन लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता ये थी कि जिनकी आयु 18 वर्ष, कितनी 18 वर्ष से अधिक थी, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। ओके, तो यहाँ 30 वर्ष लिख दिया, ये गलत कर दिया, ये इसकी विशेषता नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वन जो ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज समुद्रगुप्त पॉलिसी स्पेशली टूवर्ड्स द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, जो दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो देखिए आपको बता दें कि दक्षिण के शासकों ने क्या किया। जो दक्षिण के शासक थे इन्होंने दक्षिण के शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया, यानी कि इन्होंने हार स्वीकार की और फिर इन्हें फिर से शासन करने के लिए अनुमति दी गई थी। तो ये एक नीति थी दक्षिणापथ के शासकों के लिए। दे सरेंडर्ड, उन्होंने सरेंडर कर दिया। आफ्टर बीइंग डिफीटेड, हार जाने के बाद उन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया। और फिर वर अलाउड, फिर उनको अलाउ किया गया टू रूल अगेन, कि अब तुम फिर से शासन कर सकते हो। तो ये दक्षिणापथ शासकों के लिए समुद्रगुप्त की नीति थी। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। प्यारा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन कहता है एक तरफ तो इसमें दिया गया है कला का रूप यानी कि आर्ट का फॉर्म, दूसरी तरफ उसकी नामावली है। अब इसको हम लोग समझते चलते हैं। पहला कहता है कि कला की वो तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। ठीक है, वो कौन सी टेक्निक है जो असली जैसी तस्वीरों को बना देती है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आर्ट टेक्निक दैट इनेबल्ड मेकिंग ऑफ इमेजेस दैट लुक्ड रियल, जो वास्तव में दिखती हैं, तो वो है ऑयल पेंटिंग। क्या हो जाएगा? ऑयल पेंटिंग, यानी कि तेल चित्रकला। ये कला की वो तकनीक है जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो ए को हम मिला देंगे 4 से। किसको मिला देंगे? देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ए को मिला देंगे 4 से। ठीक है, चलिए दूसरा है चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। पेंटिंग शोविंग इंडियन लैंडस्केप एज क्वांट अनएक्सप्लोर्ड लैंड, उसको क्या कहा जाता था? तो उस चित्रकारी को नैनाभिराम कहा जाता था। नैनाभिराम एक ऐसी चित्रकारी थी जिसमें जो भारतीय भूदृश्य हैं, जमीन के दृश्य हैं, उनको अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। इसको नैनाभिराम कहा गया, यानी कि बी को हम मिला देंगे फर्स्ट से। ठीक है, ए 4 के साथ में चला गया था, बी 1 के साथ चला गया। सी देखिए
भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला कौन सी चित्रकला है? पेंटिंग्स डिस्प्लेइंग लेविश लाइफस्टाइल्स, वेल्थ एंड स्टेटस ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इस चित्रकला को रूप चित्रण कहा गया, इस चित्रकला को पोर्ट्रेचर कहा गया, पोर्ट्रेचर कहा गया। ठीक है, रूप चित्रण ये भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा, रौब दर्शाती चित्रकला है। तो हमारा सी जाएगा सेकंड के साथ में। ठीक है, वेरी गुड, आराम से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिपीट हो सकता है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली कला, अब तो हमारे पास एक ही बचा, वो है इतिहास चित्रकला। इतिहास चित्रकला यानी कि इसको कहते हैं हिस्ट्री पेंटिंग। ठीक है, इतिहास चित्रकला ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला थी। ठीक है, तो डी जाएगा 3 के साथ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। अब आप मिला दो इसको, ए गया 4 के साथ में, बी गया हमारा 1 के साथ में, सी गया था 2 के साथ में, डी गया था 3 के साथ में। तो लाइक दिस हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न कहता है कि इन द लेट 18th century the presidencies of Bombay, Madras and Bengal developed from which of the following East India Company's trading post, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था आपका सूरत से, मद्रास से और कलकत्ता से। कहाँ से हुआ था? सूरत, मद्रास, कलकत्ता। अंग्रेजों ने, आपको बता दें कि जहांगीर के काल में सबसे पहले सूरत में, कहाँ? सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और अगर व्यापारिक केंद्रों की बात करें तो सूरत, मद्रास, कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध महायान की बात यहाँ पे करेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट गलत हो जाता है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास सम्मिलित हुआ। जी हाँ, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बोधिसत्वों की पूजा भी की जाती थी और मोक्ष, जिसको की निर्वाण कहा जाता है, उसको प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, वो जो है कि बोधिसत्व कहलाते थे। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, यानी कि ए गलत है, बी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन लीजिए। चलिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हमने इसको देखिए महलवारी, रैयतवारी, इसके बारे में अच्छे से हमने पढ़ा भी है। ठीक है, कहता है कि महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए एक युक्ति थी। द महालवारी वॉज डिवाइज्ड फॉर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। वाइल द रैयतवारी वाज डिवाइज्ड फॉर ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथ। बिल्कुल सही बात है, हमने इसको पढ़ा भी है, एनसीईआरटी में पढ़ा है। महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। दोनों ही आंसर हमारे ठीक हैं। ठीक है, दोनों ए और बी दोनों सही हैं। केवल ए नहीं, केवल बी नहीं, दोनों हटा दो। अगला थर्ड वन कहता है कि ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्था के बीच अंतर को सही स्पष्ट कर रहे हैं। थर्ड वन ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। कहता है अ टॉम ऑफ अ सूफी सेंट इज नोन एज, यानी कि सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? सूफी संत के मकबरे को हम दरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सबसे प्रसिद्ध जो दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ओके, इतनी बात होती है क्लियर। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत
11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया? किसके द्वारा? रामानुज के द्वारा, बचवन्ना के, ये हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, कोई एक आधा हो तो नहीं पढ़ा है, बाकी सारे पढ़े। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो अपने आप को जांचिए, परखिए अपने आप को। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा? रामानुज के द्वारा, बसवन्ना के द्वारा, एकनाथ के द्वारा या फिर सखुबाई के द्वारा? तो ये किया गया था आपका रामानुज के द्वारा। ठीक है, आपको बता दें रामानुज ने 11वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैत नाम के सिद्धांत को क्या किया? प्रतिपादित किया था। ठीक है, जिसके अनुसार ईश्वर, जगत और जीव तीनों ही सत्य हैं, ये बात इसमें कही गई है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ये एक फौजदारी अदालत थी? नहीं, दीवानी अदालत अलग थी, फौजदारी अदालत अलग थी। हमने पढ़ा था, ठीक है, कि 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई और उस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में कितनी? 2 अदालतें होंगी, एक होगी फौजदारी अदालत, दूसरी होगी दीवानी अदालत। और यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि ये एक फौजदारी अदालत थी, नहीं, ये हमारा कट जाएगा क्योंकि 2 अदालतें थी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। और जो फौजदारी अदालतें थी वो अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वो भी कलेक्टर की निगरानी में काम करती थी, ऐसा हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन कहता है गैरिसन नगर से अभिप्राय है, यानी कि अ गैरिसन टाउन रेफर्स टू, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है? नहीं। किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं? ठीक है। वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है? नहीं। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर? नहीं। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसमें बेस्ट है, यानी कि आ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, किलेबंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। गैरिसन नगर से अभिप्राय किलेबंद बसाओ से है जहां सैनिक रहते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में नगरों का उदय हुआ था। कब हुआ था सर? अगर पूछ ले तो बता देना कि ब्रिटिश शासन काल में नगरों का क्या कहते हैं, उद्भव हुआ था या उदय हुआ था। इन्हें छावनी नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैरिसन नगर को छावनी नगर भी कहते हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाता है राइट। और हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न के यानी कि दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। दोपहर में यानी कि भारत में 7:30 बज रहे होंगे शाम के। कारण उसके पीछे ये है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो अब इसमें दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पे आपको हम बता दें कि ऑप्शन दोनों ही राइट हैं। ए और आर हमारे क्या हैं? दोनों सही हैं। और आर जो है वो सही व्याख्या है, एक ही आर एक ही सही व्याख्या है। कैसे? देखिए बात हो रही है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर कहा जाता है, जो भारत का मानक समय बताता है। और भारतीय मानक समय जो 82 डिग्री 30 मिनट है पूर्वी देशांतर, ये ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जो जीएमटी होता है 0 डिग्री देशांतर, उससे ये 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। ठीक है, यही रीज़न है कि लंदन में जब अपराह्न के 2 बजेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 7:30 बज जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5.5 घंटे ये आगे होता है, इसलिए भारत में अपराह्न के 7:30 बज जाएंगे। बाकी इसको हमने क्लासेज में समझाया हुआ भी है, आप इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बात सही है। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, और द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच, यानी कि पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, ईच टाइम जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि प्रत्येक समय क्षेत्र
15 डिग्री देशांतर तक के इस क्षेत्र को घेरता है। तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हैं, ध्यान रखिएगा। ए बी सी तीनों सही हैं, हम ऑप्शन ढूंढेंगे ए बी सी, यहाँ पे सभी सही हैं। ओके, इतनी बात होती है क्लियर। अगला प्रश्न लीजिए, पृथ्वी की सतह से शुरू करके वायुमंडल की परतों का सही क्रम बताइए। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर्स लेयर्स बिगिनिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यहाँ से शुरू करके ये यहाँ पे कौन सी परत आई, फिर यहाँ पे ऐसे बताना है। सबसे नीचे कौन सी परत होती है, खूब पढ़ा है हम लोगों ने। सबसे नीचे हमारी ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल होती है। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल आती है। फिर मेजोस्फियर मध्य मंडल आता है, ठीक है। फिर थर्मोस्फेयर बाह्य वायुमंडल आता है। फिर एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो सेकंड है वह राइट हो जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, ये इसका सीक्वेंस चलता है। क्वेश्चन कहता है ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। सीजन्स अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो देखिए जो ऋतुएं हैं ना, ये पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, इस वजह से ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हमने पढ़ा भी है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन। ऑप्शन जो इसमें थर्ड वन रहेगा वह राइट हो जाता है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। देखिए वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहता है वो किसका रहता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का रहता है 78.08%, ठीक है। अगर पूछ ले ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन आपकी 21%। CO2 कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये आपकी 0.04%। फिर इसके बाद सारी गैसें आ जाती हैं। अगला प्रश्न लीजिए, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। महासागरीय धाराओं के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय और अथवा फिर जो उच्च अक्षांश से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांश की ओर लेकर के जाती हैं ठंडी धाराएं, सही है। नेक्स्ट कहता है कि लेब्राडोर इज अ वार्म करंट, यानी कि लेब्राडोर एक गर्म धारा है। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर शीत जलधारा है, ठीक है। फिर गर्म कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम धाराएं गर्म जलधाराएं होती हैं, ठीक है। ओके, लेब्राडोर की जगह अगर गल्फ स्ट्रीम लिखा होता तब ये राइट हो जाता, इसलिए 20 में हट जाएगा। सी कहता है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वो स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ए और सी इज द राइट वन ओवर है। ए और सी दोनों सही हो जाएंगे, बी गलत हो जाएगा, क्योंकि लेब्राडोर नहीं, गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म धारा होती है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। हिमनद यानी कि हिम यानी बर्फ की जो नदियां अपने साथ बहा करके लाती हैं, दूसरी जगह जमा कर देती हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसे हिमोड कहा जाता है। सर क्या कहा जाता है, उसे मोरैन कहा जाता है, यानी कि हिमोड कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। अगला प्रश्न लीजिए, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से -70 डिग्री में पाई जाती हैं। कौन सी वनस्पति है भाई, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। अब तो पकड़ ही लोगे, टैगा किसको कहा गया है, टैगा जो है ये शंकुधारी वन को कहा जाता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट को कहा जाता है। टैगा वन को शंकुधारी वन भी कहते हैं। अगर आंसर इससे ना पकड़ पाओ तो इससे तो पकड़ ही लोगे, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हैं, और इसका जो विस्तार वनस्पति के उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। शंकुधारी वन हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता कौन सी नहीं है भाई, मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक यानी कि चाप झील चिन्हित है, ये तो उसकी विशेषता है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अति अधिक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो मैदानी क्षेत्रों में बहुत है।
डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित हैं, ये भी ठीक है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती नहीं, कर्तन और दहन कृषि तो अमेजन बेसिन में की जाती है, जहाँ पे बहुत घने वन हैं और सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता, वहाँ लोग जंगल काट काट करके ज़मीन में वहाँ खेती करते हैं। वो अमेजन बेसिन की कहानी है। यहाँ पे ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है, बाकी सारी इसकी विशेषताएँ हैं। और यहाँ पे कर्तन और दहन कृषि नहीं की जाती है। यहाँ की मिट्टी बढ़िया है, उपजाऊ है, और हमने आपको पढ़ाया भी था एनसीईआरटी में कि धान जो है वो यहाँ की मुख्य फसल है। बाकी फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा और नकदी फसलों में गन्ना, जूट भी उगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। कर्तन और दहन कृषि यहाँ पे नहीं होती। क्वेश्चन कहता है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्यों? स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी बिकॉज, क्यों तैर सकते हैं? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि यहाँ पे नमक की मात्रा की अधिकता जो है वो सागर को सघन बना देती है। द इंक्रीज्ड साल्ट कंटेंट मेक्स द सी डेंस, ठीक है, इस वजह से। और ये जो सागर में जो लवणता होती है, इस सागरीय लवणता के कारण ही जल का जो घनत्व है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। सागरीय जल में लवणों की मात्रा में सबसे ज़्यादा आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक होता है, जिससे जो सागर होता है वो सघन बन जाता है, ठीक है। और यही रीजन है कि यहाँ पे आदमी तैर सकता है, ठीक है। ऑप्शन 4(1) इज़ द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे पढ़िए। आगे क्वेश्चन कहता है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए है? नहीं, हम ऐसा थोड़ा है कि भूमि का उपयोग केवल कृषि और वन के लिए करते हैं। भूमि उपयोग तो हम बहुत सारे कामों में के लिए करते हैं। कृषि भी करते हैं, खेती भी करते हैं, यानी कि वही वन भी लगाते हैं, और रहने के लिए अपना निवास स्थान भी जो है ज़मीन है, भूमि है, अपना निवास करते हैं या निवास बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। और क्या क्या करते हैं? उद्योग धंधे करते हैं, है ना, फैक्ट्रीज लगाते हैं, स्कूल कॉलेज बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये सारे काम करते हैं, है ना। इन सब कामों में भूमि का उपयोग हम करते हैं, केवल कृषि और वन के लिए नहीं, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थल आकृति के द्वारा निर्धारित होता है। ये बात ठीक है कि भूमि का उपयोग उसकी स्थल की आकृति के हिसाब से करता है। कहीं तालाब में जाके जो है कि घर थोड़ा ना बना लोगे, ना तालाब में जाकर के कोई उद्योग धंधा शुरू कर दोगे, ना बिल्डिंग बना दोगे वहाँ पे। जब जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ तुम घर बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, उद्योग धंधे शुरू कर सकते हो। तो उपयोग जो है वो स्थल की आकृति के हिसाब से होता है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ अलग तरह की फसल होती है, और वहाँ लोग वहाँ भी घर नहीं बना सकते। तो ये बी सही है, ए गलत है, बी सही हो जाएगा। आई इज फॉल्स, बी इज ट्रू। प्रश्न कहता है रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, शेल्टर बेल्ट्स हेल्प इन। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं? हमने खूब पढ़ा है, वो जो पेड़ों वाली ऐसे कतार लगी हुई थी, पेड़ जो है वो लाइन से लगे हुए थे, है ना, वो होती है रक्षक मेखला। तटीय प्रदेशों, शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष जो है वो कतारों में लाइन से लगाए जाते हैं, ताकि जो मिट्टी का आवरण है उसको बचाया जा सके। वो जो आंधी उधर से आ रही है, जो हवा तेज चल रही है, मिट्टी को उड़ा करके ना ले जाए, उसके आवरण को बचाया जा सके, इसलिए पेड़ लाइन से लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब राइट क्या हो जाएगा? पवन की गति को रोकथाम करके मृदा आवरण के संरक्षण में रक्षक मेखलाएं या शेल्टर बेल्ट्स हेल्प करती हैं, ठीक है, ताकि मिट्टी रुकी रहे। पेड़ लगाए जाते हैं लाइन से, ओके। बहुत बढ़िया, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसकी बल्ले बल्ले है, वो बढ़िया पार कर ले जाएगा पेपर को, आसानी से 50 से 55 नंबर लाएगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यानी कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है कि उसकी मोटाई कितनी रहने वाली है या कितनी है? तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई जो है वो समय के अनुसार निर्धारित होती है, क्योंकि मृदा निर्माण में समय एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है कारक के रूप में। मृदा निर्माण की सभी क्रियाएं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मृदा निर्माण की, वो समय के अकॉर्डिंग ही होती हैं, इसलिए इसमें टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, ये बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछ रहा है वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, वितरण के आधार पर अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, यानी कि
यूबिक्वेटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। एक तो वो संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उपलब्ध हैं, जो पूरे देश के लिए हैं, जो हर जगह व्याप्त हैं, और दूसरे जो लोकल में हैं संसाधन, ये हो गए वितरण के आधार पर। अब वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, ये भी तो संसाधन के प्रकार हैं, लेकिन ये किस में आएंगे? वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन जो होते हैं ये विकास की स्थिति के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर? विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक है। दूसरा देखिए, विकास की स्थिति के आधार पर हो गए वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन। फिर आता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ये होते हैं उपयोगिता के आधार पर। अगर इनका वर्गीकरण पूछे तो ये जो वर्गीकरण है वो उपयोगिता के आधार पर है। यूजेबिलिटी एंड जो है इसका यूज कितना है, ये उपयोगिता के आधार पर हो गया। अब जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये भी जो है संसाधनों का ही वर्गीकरण है। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है। किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। अब आप समझिए पॉइंट को। देखिए, वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन, ये वर्गीकरण किसके आधार पर है? तो विकास की स्थिति के आधार पर वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन होते हैं। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन होते हैं। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन होते हैं। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर नंबर 4 जो है वहाँ राइट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा हमने इसमें टाइम लिया और समझाने का प्रयास किया। क्वेश्चन कहता है विविध समाज, कैसी समाज? डाइवर्स सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखिए, जो विविध समाज है उसमें अलग अलग प्रकार के भिन्नताएं भी पाई जाएंगी, असमानताएं भी पाई जाएंगी। देखिए, समानताएं भी पाई जाएंगी, असमानता नहीं समानताएं पाई जाएंगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि विविध समाज वो होता है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में भिन्नताएं हों और उसके बाद समानताएं भी पाई जाती हों। जैसे हमारे भारत में क्या है? भिन्नताएं हैं, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, समुदाय के आधार पर भिन्नता भी है, उसके बावजूद भी समानता है। उसके बावजूद भी हम सब भारतीय एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, तो ये समानता हो गई। तो ये क्या है? विविध समाज का मतलब है कि भाषा, संस्कृति, धर्म के आधार पर भिन्नता भी है और समानता भी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप? जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पे चैलेंज कौन कर रहा है? महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। अरे ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, यानी कि वीमेन आर फैशन कॉन्शियस। ये भी क्या है? जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहा है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, ये चैलेंज कर रहा है रूढ़िबद्ध धारणा को। ठीक है, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ये बढ़ावा दे रहा है, ये चैलेंज कर रहा है। इसलिए यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन, यानी वीमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर्स या वाहन चालक होती हैं, ये इसको क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की अगर हम मुख्य बात करें तो इसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए मताधिकार की बात कही गई है, राइट टू वोट फॉर वीमेन। इसमें महिलाओं के लिए मताधिकार की बात कही गई है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जातक्स इज करेक्ट? तो देखिए, जो जातक थे इनकी जो रचना है वो सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी, सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं, जैन नहीं, ये तो गलत हो गया, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं, ये रहा, ये ठीक है, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया और फिर उनका संकलन किया गया। फर्स्ट वन राइट हो जाएगा। जातकों के विषय में अगर हम बात करें तो इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। फिर प्रश्न कहता है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए,
यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। आपको बता दें जो आईने अकबरी है ये तीसरी जिल्द है। कौन सी जिल्द है? ये तीसरी जिल्द है, पहली नहीं है। ठीक है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। आपको बता दें कि जो आईने अकबरी है ये तीसरी जिल्द है और अकबर के पूर्वजों का जो विवरण है वो पहली जिल्द में दिया गया है, इसलिए ये भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अकबर के पूर्वजों का विवरण किस में है? अकबर के पूर्वजों का विवरण पहली जिल्द में है, तीसरे में नहीं है, और आईने अकबरी तो तीसरी है। यह मिर्जा हाकिम के द्वारा लिखी गई? नहीं भैया, अबुल फजल ने लिखा है, जो अकबर का करीबी मित्र और दरबारी था। ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। जी हाँ, दिस वन इज द राइट वन ओवर हियर। आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। आईने अकबरी में जो आईने अकबरी है ये तीसरी जिल्द है, ये बात ध्यान रखिएगा, तीसरी जिल्द है। पूर्वजों का जो विवरण है वो पहली जिल्द में दिया गया है। बहुत बढ़िया, बड़ा प्यारा प्रश्न था। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? किसने किया था? तो वो हैं गुरु अंगद। कौन है? गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद ने अपनी कृतियों यानी कि अपनी रचनाओं को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। ठीक है, ये बात होती है क्लियर। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। गुरु अंगद जो हैं ये गुरु नानक के शिष्य और सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। सिख धर्म के ये दूसरे गुरु थे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे पूछ रहा है गुरुमुखी, गुरुमुखी का मतलब क्या होता है? गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। ओके, और जो गुरुमुखी है ये वो लिपि है। गुरुमुखी क्या है? ये वो लिपि है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई है। ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लीजिए। आप देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची जो ए है इसमें विभिन्न प्रकार के रोजगार हैं, जैसे कृषि श्रमिक होता है, एक बड़ा किसान होता है, मध्यम किसान होता है, ये ग्रामीण रोजगार हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल वर्कर हो गया, लार्ज फार्मर हो गया, मिडिल फार्मर हो गया। दूसरी तरफ जो दिया है ये विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। ठीक है, यहाँ पे काइंड्स ऑफ लोन्स हैं टेकन, जो कि लिए जाते हैं। ठीक है, अब जो कृषि श्रमिक होता है, जो एग्रीकल्चरल वर्कर होता है, वो जो लोन लेता है वो स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग के लिए लोन लेता है, यानी हेल्थ एंड ऑफ सीजन कंजप्शन की वजह से वो लोन लेता है। तो ए को हम मिला देंगे 1 के साथ में। जो बड़ा किसान होता है वो किसके लिए? बड़ा किसान जो है वो कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण लेता है, वो गवर्नमेंट लोन फॉर एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए लोन लेता है। ठीक है, यानी कि बी को 3rd से मिला दो। और जो बेचारा मध्यम किसान है, जो मिडिल फार्मर होता है, वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, इन सब चीज़ों के लिए लोन लेता है, उर्वरक के लिए, कीटनाशी के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए, इन सब के लिए वो क्या करता है? लोन लेता है। तो सी को 2nd से मिला दो। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आपको बहुत डीपली पढ़ना है। ए गया था हमारा 1 के साथ में, बी गया था 3rd के साथ में, A 1, B 3rd, C 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता है। दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें जो व्यापारी होता है वो कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में पुटिंग आउट सिस्टम भी कहते हैं। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है? नहीं, सौदागर के द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है, अपनी खपत के लिए कपड़ा नहीं बनाता। सौदागर के द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। ये बात ठीक है, सही लग रही है। लास्ट पढ़ लेते हैं। बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं? नहीं, सिंपल सी बात है कि ये जो बुनकर और सौदागर के बीच का जो व्यापार का जो रूप है उसमें ये रहता है
कि जो सौदागर होता है वो सूत की आपूर्ति बुनकर को कराता है। बुनकर को क्या करता है, सूत प्रदान करता है, सूत उसको दे देता है और फिर उस जो बुनकर होता है उस सूत से कपड़े बुन करके तैयार कपड़ा फिर वापस उस बुनकर को बेच देता है। ठीक है, वो बुनकर आगे जा करके फिर उसको कितने भी अपने रेट में बेचे उससे वो बुनकर को कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जो सौदागर है वो कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है बुनकर से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने इसको पढ़ा भी है। आप क्वेश्चन लीजिए, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। आपको सीक्वेंस में डालना है कि कहां से ये, यानी कि केचप कैसे उपभोक्ता तक पहुंचता है, उसका सीक्वेंस आपको बताना है। सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सिंपल सी बात है, पहले बीज खरीदा जाएगा फिर आगे की प्रोसेस पड़ेगी। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है और एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। फिर कहता है कि विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। अब इसमें पहली प्रक्रिया कौन सी होगी? सबसे पहली प्रक्रिया होगी कि किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। पहले तो वो टमाटर का बीज खरीदेगा, फसल को लगाएगा, फिर उसकी फसल हो जाएगी तैयार। जब फसल तैयार होगी तो थोक विक्रेता जो है वह व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाएगा। ठीक है, कि हम तुम्हारे टमाटर इतने रुपए में खरीद लेंगे जब वो टमाटर तैयार होकर के मार्केट में पहुंचेगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीद लेती है। फिर क्या होगा, विपणन करने वाली यानी मार्केटिंग कंपनी सप्लाइज केचप टू स्टोर्स। फिर विपणन करने वाली जो कंपनी है वो भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। और फिर सोना जो है वो क्या करेगा, पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर कर देगा। ये लास्ट में आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले बी आएगा। इसका जो सीक्वेंस रहेगा वो बनेगा, बी आएगा पहले, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, बी सी डी ई आएगा, बी सी डी ई आएगा, फिर ए आएगा। ये इसका सीक्वेंस बनेगा पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न लीजिए। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वो निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? अकॉर्डिंग टू अपीलेट सिस्टम अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट गिवन बाय द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट से वो सेटिस्फाई नहीं है, जज कुड अपील टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स। अगर वो अपने जिला न्यायालय से खुश नहीं है तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है, और अगर हाई कोर्ट से भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है तब फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो उच्च न्यायालय जाएगा, जिला न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय जाएगा। ठीक है, अगर उसको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथन पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकता है। नहीं भैया, अगर कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में से क्या होना चाहिए, तो उसे निर्वाचित सांसदों में से बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूंकि लोकसभा में कुल 543, कितने लोकसभा में कुल 543 प्लस दो मनोनीत होते हैं, 543 निर्वाचित सदस्य, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। ऐसे थोड़ा ना कि कितने भी संसदीय सदस्य हों सरकार बन जाएगी, 272 सदस्य आपके पास होने चाहिए। ये कट जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, बिल्कुल सही बात है, केवल बी यहाँ पे सही है, ए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए, अगर सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोकना है, उसकी रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। भारतीय राज्य, क्या ये भारतीय केंद्रीय सरकार की बात हो रही है? नहीं, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात हो रही है। सर किसकी बात हो रही है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात हो रही है। ठीक है,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन 4 नंबर यहाँ पे राइट हो जाता है। इतिहास का अध्यापन, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए, फोकस अपॉन, किस पर फोकस करना चाहिए। तो अगर आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लूरल रिप्रेजेंटेशंस एंड बिल्डिंग अ सेंस ऑफ हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण बच्चों के अंदर आपको करना होगा। ठीक है, encouraging students to imagine living in the past and relate to their experiences। जी बिल्कुल, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए और अनुभवों के साथ जोड़ना चाहिए। दोनों ही ऑप्शन हमारे बेस्ट है, तो ए और बी दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानिए। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयोग किया जा सकता है। जी बिल्कुल, नेचुरल एंड फिजिकल बेसिस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी कैन बी यूज्ड इन सोशल साइंस आल्सो। बिल्कुल प्रयोग किया जा सकता है वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक बेस को। ठीक है, ए हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल, जहाँ भी केवल लग जाए, जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिख जाए ओनली लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत कंसंट्रेट होकर आंसर करना। केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, ऐसा तो नहीं है कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने में केवल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वैल्यू बेस्ड है, मूल्य आधारित है, ऐसा नहीं है, बी कट जाएगा। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, नहीं भाई। जब आप जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप ग्लोब का यूज़ करेंगे, मैप का यूज़ करेंगे, चार्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको पढ़ाने का तरीका अलग है। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने का तरीका अलग है। हिस्ट्री आप पढ़ाएंगे तो उसके लिए अलग है ना, अलग अलग तरीके हैं। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। हाँ, ये बात सही है कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस कंसर्न्स मोर विद इन्वॉल्वमेंट विद कॉम्प्लेक्सिटीज रेदर द इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ जो है इन्फॉर्मेशन देनी है, आप एक इन्फॉर्मेशन देने के अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। ए और डी राइट हो जाएगा, इसमें बी और सी गलत हो जाएगा। हाँ, गलती तो पूछ रहा है, बी और सी गलत हो जाएगा, बी और सी गलत हो जाएगा। प्यारा सा प्रश्न है, कहता है कि अ सोशल साइंस टीचर शुड एम टूवर्ड्स, यानी कि सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। क्या कंठस्थ कराना, यानी कि रोट मेमोराइजेशन, कभी नहीं कराएंगे। कंठस्थ कर तो कभी नहीं कराएंगे। ठीक है, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, अच्छा लग रहा है। बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये सही है। पाठ्यचर्या को पूरा करना, क्या आपका उद्देश्य सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है? नहीं, बच्चों को समझ भी तो आना चाहिए। केवल आपका उद्देश्य परीक्षा पास करा देना है? नहीं, फिर बच्चा जानेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, समझेगा कैसे, ज्ञान कैसे उसको प्राप्त होगा। तो सेकंड वन यानी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना एक सोशल साइंस टीचर का जो है लक्ष्य होना चाहिए। और अगला प्रश्न कहता है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को डेवलप करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। जब आप सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो पुस्तक है, जो किताब है, जब आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, जब आप उसको डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरणों और अनुभवों से सीखना चाहिए। बिल्कुल, जो हमारे लर्निंग थ्रू यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स एंड एक्सपीरियंसेस, जो मूर्त चीज़ें हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष चीज़ें हैं, उनसे सीखना चाहिए। तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना चाहिए। देखिए, जहाँ भी फैक्ट्स की बात होगी, जहाँ भी आंकड़ों की बात होगी, तो वहाँ से थोड़ा हम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्स पर बेस्ड बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम प्रत्यक्ष जो उदाहरण होंगे, जो एक्सपीरियंसेस होंगे, उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे केवल ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोशल साइंस। मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन विल लीड टू कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। ये स्टेटमेंट हमारा
गलत हो जाएगा, क्योंकि जानकारी का स्मरण करना अवधारणात्मक विकास नहीं होता, क्योंकि सामाजिक विज्ञान जो है ये हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य और अनुप्रयोग के साथ साथ जो व्यक्तिगत जीवन है उसके चांसेस को भी एक वैल्यू प्रदान करता है, इसलिए गलत हो जाएगा। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है? नहीं डियर फ्रेंड, तथ्य का स्तर जो है वो सदैव निश्चित नहीं होता, बल्कि निरंतर अनुसंधानों और बदलते वातावरण तथा नीड्स के अकॉर्डिंग फैक्ट्स में चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट जाएंगे, ए और बी दोनों ही गलत हो जाते हैं। कौन से बारे में सही है? तो ए और बी दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। वन्य जीवन संरक्षण क्या करना है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, विद्यार्थियों को संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव बनाना है। उसके लिए सर्वोत्तम अभ्यास क्या होगा? इसके लिए सर्वोत्तम अभ्यास ये होगा कि जो पशु से आधारित उत्पाद हैं उनको ना खरीदने की हम प्रतिज्ञा लें। प्लेजिंग नॉट टू बाई एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो जानवरों की खाल से, मांस से बनाए जाते हैं। तो यदि हम उनको खरीदना बंद कर देंगे तो फिर उनका जीवन भी बच जाएगा। जैसे बहुत सारे गर्म चद्दर हो गए, ऊन के शॉल वगैरह हो गए, है ना, हमारे स्वेटर वगैरह हो गए, जैकेट हो गए, ये जानवरों के खाल से बनते हैं, ठीक है, उनके ऊन से बनते हैं, तो इसके लिए उनको मारा जाता है। तो अगर हम इनको नहीं खरीदेंगे तो उनका जीवन बच जाएगा। पशुओं का शिकार बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उनको बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। इस दिशा में पशु आधारित जो उत्पाद है उनको नहीं खरीदने से इनके शिकार करने या मारने की जो घटनाएं हैं उनमें कमी आ सकती है। अगला प्रश्न लीजिए, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, प्रश्न कहता है कि खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ओपन बुक इवैल्यूएशन। देखिए, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, यही इसका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, या विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्यपुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू किताब नहीं लिख सकते, उन्हें अपने जो उसके विचार हैं विद्यार्थी को वो लिखने होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है राइट। आपको बताते चलें कि खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स पर जो सभी तथ्य हैं या जो विवरण हैं उनको कंठस्थ करने के भार को कम करना होता है, इसका उद्देश्य, ठीक है। खुली किताब मूल्यांकन में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिनका एक कोई फिक्स आंसर नहीं होता, कोई सेट आंसर नहीं होता कि इसका आंसर यही है, और जो बच्चों के सामने चुनौती पेश करते हैं ऐसे क्वेश्चंस उनके सामने रखे जाते हैं। प्रश्न कहता है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात, यानी कि आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद अब आप समापन की ओर हैं, चैप्टर को एंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से काम आप कर सकते हैं? छोटे समूह की परियोजनाएं आप बना सकते हैं, स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट्स आप बनवा सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे समूह में परियोजना आप करवा रहे हैं। विशेषज्ञ के द्वारा नृत्य प्रस्तुति क्या पॉसिबल है वहाँ पे? डांस परफॉर्मेंस बाय एन एक्सपर्ट, ये तो ठीक नहीं है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आप करवा सकते हैं, क्विज कंपटीशन करा सकते हैं, आप समुचित चित्र या कोलाज बनवा सकते हैं, ये ठीक है। बी को हटा करके ए सी डी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे हो जाते हैं राइट। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आपको एक साम्राज्य जो है वो वंशागत में मिला है, ठीक है, इनहेरिटेड है, आपके दादा परदादा से वो मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? अनुभवों की तुलना पर, विश्लेषण करने की क्षमता पर, परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष, या फिर तर्क करने की क्षमता? तो इसमें बेस्ट ये रहेगा कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी है उसका अनुमान लगाएंगे। क्या करेंगे? वहाँ पे परिस्थिति कैसी है उसका अनुमान और निष्कर्ष लगाया जाएगा, ठीक है। साम्राज्य को स्थायी और संपन्न बनाने के लिए साम्राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी संपन्नता और कार्यशैली पर ध्यान देना होगा, इसलिए यहाँ पे थर्ड वन ऑप्शन जो है वह राइट हो जाता है। आदिवासी विषयक
परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी? अगर अ रिस्पेक्टफुली वे टू इंट्रोड्यूस द थीम एट आदिवासीज वुड बी टू, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना है, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना है, अगर हमें उनके बारे में बताना है, उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उनके बारे में, है ना। जनजातीय गानों नृत्यों के पर्दे पर दिखाना है कि उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। क्या होगा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे? इसमें ये रहेगा कि उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, जिनसे कि उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहे, उन्हें ठेस भी ना पहुँचे, उन्हें ये ना लगे कि हमें कुछ अलग थलग तरीके से दिखाया जा रहा है। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर हम किसी विवादास्पद मामले को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको चाहिए कि एक अच्छे प्लान के साथ, किस तरीके से? अच्छे प्लान के साथ, ठीक है, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, ताकि विवादास्पद मामले शांत हो सकें और वो ज़्यादा ना भड़क सकें, ठीक है। टेक थीम अप विद प्रॉपर प्लानिंग टू इनिशिएट अ डिग्निफाइड डिस्कशन, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्रबिंदु होना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्रबिंदु क्या होना चाहिए? राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन या फिर मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन? यहाँ पे तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं कि भाई सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्यापन का केंद्रबिंदु इससे संबंधित जो राजनीतिक संस्थान हैं उनका अध्ययन, मूलभूत सिद्धांत जो हैं उनका अध्ययन आवश्यक है, जरूरी है। ए और बी दोनों ही यहाँ पे बोथ ए एंड बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? योजना बनाते समय किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना पर बल होना चाहिए। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना चाहिए कि कैसे अपने साथियों के साथ सहयोगात्मक तरीके से काम किया जाता है। समूहों का विचारपूर्वक चयन भी करना चाहिए, ठीक है, कि किस समूह में किस बच्चे को बैठाना है, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। कार्य की पूर्ति, सिर्फ काम की पूर्ति पर बल देना ठीक नहीं है, काम अच्छे तरीके से हो, बेहतर तरीके से हो, बच्चा क्रिएटिव बन सके, इस पर ध्यान देना है। ए और बी सी, ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान हेल्प्स करता है इन सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ इश्यूज, ठीक है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये कौन सी बात हो गई? समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। समझे, बच्चे समझे या ना समझे, हमें विस्तृत जानकारी देनी है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए। सेंसिटिव, बिल्डिंग सेंसिटिविटी एंड क्यूरियोसिटी एज मच एज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डी सही है। तो यहाँ पे हम किसके साथ में जाएंगे? ए और डी के साथ में। ए एंड डी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? किसके लेखन को हम प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं ले सकते? तो हम मुजफ्फर आलम, ये कौन है? ये एक इतिहासकार और अध्यापक रह चुके हैं जिन्होंने प्रमुख साहित्यिक स्रोतों को पढ़ करके, यानी दूसरी चीज़ों को पढ़ करके फिर उन विषयों के संबंध में अपनी बातों को रखा है। तो ये प्राथमिक नहीं, सेकेंडरी हो गया। प्राथमिक तो वो हो गए जिनके इतिहास को इन्होंने पढ़ा है, इनके लेखन को प्राथमिक स्रोतों के रूप में जाना नहीं जा सकता, सेकेंडरी में आ जाएंगे। बाकी अबुल फजल की जो आईने अकबरी हो गई, राज सुंदर की किताब हो गई, जियाउद्दीन बर्नी की हो गई, वो सब प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ उठाई है वो दूसरे से उठाई है, इसलिए इनका सेकेंडरी हो गया। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयोग करना गलत होगा? पढ़ा क्या रहे हैं आप ध्यान रखिए, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। एंशिएंट में हम गुफा चित्रकारी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुफाओं में ऐसे ऐसे चित्र मिले हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लघु चित्रकारी को प्राचीन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में नहीं, लघु चित्रकारी इंक्लूड नहीं होगा। बाकी शिलालेख पर बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है हमको, जैसे अशोक ने पत्थरों पर लिखवाए थे अपने जो भी उनका रूल नियम वगैरह होते थे या जो उनका धर्म था उसको उन्होंने खुदवाया था, तो शिलालेख से हमें बहुत जानकारी मिलती है। मैन्युस्क्रिप्ट से, पांडुलिपियों से हमें बहुत जानकारी मिलती है। इन सब चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। गलत क्या होगा? लघु चित्रकारी का प्रयोग, यानी कि मिनिएचर पेंटिंग्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। बाकी सारी चीज़ें
ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय, किस पर चर्चा हो रही है? डिस्कसिंग द थीम एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक यानी सामाजिक विज्ञान के टीचर के द्वारा निम्न में से कौन से उपविषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? तो देखिए, सामाजिक विज्ञान के टीचर के द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समता के मुद्दे की आलोचनात्मक चर्चा करनी चाहिए। ओके, जिससे व्यक्ति सही डायरेक्शन में सही वस्तु का लाभ उठा सके। दोनों ही आपके यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाते हैं। ए एंड बी बोथ आर राइट ओवर हियर। भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पे हम विद्यार्थी की क्या समझ रहे होंगे? वर्गीकरण क्या कर रहे होंगे? हम यहाँ पे क्लासिफाइंग करना चाह रहे होंगे। ठीक है, उसके अंदर वर्गीकरण की कुशलता है या नहीं है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के टीचर को भू उपयोग प्रतिरूप को समझाने के लिए वर्गीकरण पद्धति का सहारा लेना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जो ये क्लासिफाइंग जो प्रोसेस है इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भू उपयोग प्रतिरूप के उत्तरदायी कारण जैसे मूल पदार्थ और आपकी स्थल की आकृति हो गई, समय, जलवायु, जो जैविक तत्व हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, और इसी कारण भूमि उपयोग भी इसको ध्यान में रख करके किया जाता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, समय के अकॉर्डिंग जैविक तत्व वहाँ पे हैं कि नहीं है, स्थल की आकृति कैसी है। भूमि का उपयोग कृषि के लिए, वन के लिए, उद्योग के लिए, खनिज, ऊर्जा, इन सभी क्षेत्रों में होता है। आपको पता है, पहले भी हम बता चुके हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? हमें क्या पढ़ाना है बच्चों को? हमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन दोनों चीज़ें पढ़ानी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण बच्चों को करा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें देखो हम विजिट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कराना होगा, हमें प्राकृतिक वनस्पति भी दिखानी है और वन के जो जीव हैं उनको भी दिखाना है। तो अगर पास पड़ोस में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वो वहाँ ले जा करके हम बच्चों को भ्रमण करा सकते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे? पेड़ पौधे भी देख लेंगे, वनस्पति देख लेंगे, वहाँ जो जीव वगैरह होंगे उनको देख लेंगे। तो ये सामने जो प्रत्यक्ष अनुभव बच्चे कर पाएंगे, ये उनके दिमाग में एक लंबे समय तक स्टोर रहेगा। क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? तो देखिए, कार्टून की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कार्टून है वो मूलभूत मामलों को उठा करके विद्यार्थियों को इनसे जोड़ने का काम करते हैं। रेजेस बेसिक इश्यूज एंड मेक्स इट रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स। इस काम में कार्टून भी हेल्प करते हैं, कार्टून भी मदद करते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, 87 नंबर क्वेश्चन कहता है रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथन पर विचार कीजिए। ये प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है, ओके, परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि रंग भेद की प्रथा में क्या होता है, व्यक्तियों के साथ रंगों के आधार पर सभी स्तरों पर भेदभाव किया जाता है। ठीक है, जैसे उन्हें समाज में समानता के अधिकार से वंचित करना, उनके किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अधिकारों की अवहेलना करना, तो इस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ये प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है, ऐसा भी नहीं है। ए और बी दोनों ही इसमें गलत हो जाएंगे, दोनों ही गलत हो जाएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आता है और कार्य संभालते हैं? चुन करके कौन आते हैं? तो देखिए, इसमें आपके सरपंच हो गए, वार्ड के सदस्य, क्या ये चुन करके आते हैं? हाँ, ये भी आते हैं। सचिव, ग्राम सभा सदस्य, ये चुन करके नहीं आते। सरपंच और वार्ड के सदस्य, ए और बी राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सरपंच और वार्ड के सदस्य जो हैं ये ग्राम पंचायत में चुन करके आते हैं। ठीक है, जबकि ग्राम सभा सदस्य, जबकि ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है,
प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव की भी नियुक्ति सरकारी नियमों के अनुसार पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये सचिव और ग्राम सभा सदस्य ये चुन करके नहीं आते, सरपंच और वार्ड के सदस्य ये चुन करके आते हैं। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कहना चाहेंगे कि कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का क्या काम होता है? पटवारी का काम होता है भूमि को मापना और आलेखों को सुरक्षित रखना, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो भी भूमि है उसका मापन करना, उसके रिकॉर्ड को रखना, ये लेखपाल का काम है। हम लोगों ने इसको एनसीईआरटी में पढ़ा भी है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आपके कमेंट का दिल से स्वागत रहेगा। ठीक है, हम आपकी राय को जानना चाहते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के बारे में सही है? देखिए, आपको बताते चलें कि शासन को चलाने के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाई जाती हैं। क्या होता है? समितियां बनती हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। स्थानीय शहरी प्रशासन को चलाने के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, जिसमें 18 विषयों का वर्णन है। और जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके द्वारा संविधान में भाग जो 9A था, ठीक है, उसको जोड़ा गया, जिसका नाम नगर पालिका रखा गया, जो स्थानीय शहरी शासन को चलाती है। प्रत्येक नगर पालिका को वार्डों में विभाजित किया जाता है और इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्लास होती है कंप्लीट। हमने 60 क्वेश्चंस किए कवर और आपके कमेंट का दिल से स्वागत रहेगा। बताइएगा जरूर कैसी रही क्लास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।